Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So, welcome to Learners Academy on a thrilling cold day. आज से सर्दियां शुरू हो गई। लाइक पहले तो अब तो ज्यादा है ना, आपके फूलिया से नहीं पता चल रहा। पहले ऐसे आते थे चाहे वो बन के, पॉलर बियर बन के, पहले नहीं आते थे ना, अभी बन के आए हो दोनों। तो उससे पता चल रहा है कि दिस इज द रियल वेलकम टू द विंटर्स। दिसंबर भी स्टार्ट हो गया। दिसंबर इज अ ट्रेड। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब 3 महीने सर्दी रहेगी। तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट वी नीड टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। वी विल फेस दोज प्रॉब्लम्स and we will cover all the things. Chalo. So vector joining 2 points. Vector algebra was the topic which we started 2 days before, one day before, 2 days before. So today is the third introductory class and most probably देखो वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हो गया है। ये एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन चल रहा है। 10.1 तो हो गई ना। 10.2 में जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो उसके इंट्रोडक्शन का मोस्ट प्रोबेबली आज द लास्ट पार्ट है। एक या दो टॉपिक हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसी में सबसे ज्यादा टॉपिक्स हैं हमने सीखा था। तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज द नेक्स्ट टॉपिक इन द सीरीज। लास्ट जो हमने कवर किया, एक बार रिकॉल कर लो। लास्ट थिंग विच वी कवर्ड इज मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा वेक्टर जो हम सीख रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। तो एडिशन की अलग प्रॉपर्टीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को मिक्स कर सकते हैं अपन। इन दोनों की अलग प्रॉपर्टीज थी, लाइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारे लॉज थे, कब अप्लाई हो रहे हैं कब नहीं हो रहे, उनका मतलब क्या है। फिर डायग्रामेटिकली भी हमने चेक किया था उसको, राइट। एंड फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ये थी। उसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें बीच में कवर करी, लाइक एडिटिव इनवर्स, लाइक एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमने, हाँ, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो भी हमने कवर। डिवीजन इसमें होता ही नहीं अलजेब्रा, इसमें वेक्टर्स में, है ना। ठीक है। तो कुल मिला के लास्ट थिंग हमने ये कवर करी। यू नीड टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आपको दोबारा वीडियोस देखने पड़ेंगे, बिकॉज एज आई सेड कि वेक्टर अलजेब्रा अगर कच्चा रह गया तो नेक्स्ट ईयर फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दिक्कत आएगी। एंड अप्रॉक्स 15 to 20 मार्क्स विल बी फ्रॉम द 3D ज्योमेट्री नेक्स्ट ईयर। वेक्टर्स एंड सॉरी, मतलब in the next chapter, vectors and the 3D, these two chapters both consist of 15 to 20 marks in your weightage। तो ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ओके। तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखो, बात करते हैं। स्पेस के अंदर बेटा 2 पॉइंट्स हैं। स्पेस के अंदर 2 पॉइंट्स, पहले तो अपन बात कर रहे थे स्पेस के अंदर एक ही पॉइंट है, ये वो पॉइंट। तो इससे वेक्टर बनाओ, इससे वेक्टर बनाओ, तो सर दूसरा पॉइंट तो है नहीं। तो हमने क्या कहा, इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे। ये तो हो गया एक मुद्दा खत्म। अब मान लो स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, पी यहां पर है, क्यू वहां पर है। पी यहां पर है, क्यू बगल में कहीं है। तो पी से भी पोजीशन वेक्टर बन सकता है, क्यू से भी पोजीशन वेक्टर बन सकता है, दोनों से अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स बन सकते हैं। बट इन पी और क्यू दोनों को मिला के भी तो एक वेक्टर बन सकता है। पी और क्यू आपस में दोनों जुड़ जाएं तो भी तो वो एक लाइन सेगमेंट है, किसी न किसी डायरेक्शन में जाती हुई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। सो इट इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो अब बात आ रही है कि स्पेस में एक ही पॉइंट से वेक्टर क्यों बना रहे हो, स्पेस में 2 पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं और वो दोनों आपस में मिलके भी तो एक वेक्टर बना सकते हैं। द टॉपिक नेम इज वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। लेट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 ले लो, एंड क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 ले लो। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं एक 3D स्पेस में। तो टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया। देखो, तो वेक्टर पी क्यू अगर बनाना है, पी से क्यू की तरफ जाता हुआ अगर वेक्टर बनाना है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के तीनों कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, वो हो जाएंगे उस वेक्टर के, नए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है। तो वेक्टर पी क्यू कैसे बनेगा, x2 - x1 टाइम्स आई कैप वाला कंपोनेंट होगा उसमें, y2 - y1 टाइम्स जे कैप वाला कंपोनेंट होगा, एंड z2 - z1 टाइप का उसमें के कैप का कंपोनेंट्स होगा। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं पी और क्यू से लाइन सेगमेंट बनाओ, तो एक ही लाइन सेगमेंट बन सकती है, चाहे से मैं उसको पी क्यू कहूँ या क्यू पी बनाऊं, क्यू पी कहूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ पी और क्यू से वेक्टर बनाओ, तो एक नहीं दो वेक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है।
लाइन सेगमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लाइन सेगमेंट लेंथ होती है ओनली, क्या होती है, लेंथ। तो पी से क्यू को नापोगे या क्यू से पी को नापोगे, एक ही लेंथ आएगी, एक ही लेंथ आएगी। लेकिन वेक्टर्स में क्या होती है बेटा, डायरेक्शन भी होती है। तो पी से क्यू की तरफ जाते वाला वेक्टर अलग माना जाएगा, और उसी जगह क्यू से पी की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो रही है और वेक्टर अलग माना जाएगा। तो क्यूपी वेक्टर की अगर बात करता है कोई, तो फिर आप क्यू में पी में से क्यू के वेक्टर्स घटाओ। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट के जो स्केलर कंपोनेंट्स है उसका डिफरेंस किया जाएगा। तो P में से Q के घटा देना, x1 माइनस एक्स टू आई के, y1 माइनस वाई टू के जे के, z1 माइनस z2 के। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे एक तरीके से खत्म। लेकिन इसको अब डायग्रामेटिकली एक बार समझ लेते हैं भाई, ये क्यों होता है, इसका प्रूफ क्या है सर, कि वेक्टर पी क्यू के स्केलर कंपोनेंट्स ये होंगे और वेक्टर क्यू पी के स्केलर कंपोनेंट्स ये होंगे। अच्छा वन मोर थिंग, अगर आपको मैं ये प्रूव कर दूं कि वेक्टर पी क्यू के स्केलर कंपोनेंट्स ये होंगे, तो वहां से वेक्टर क्यू पी के स्केलर कंपोनेंट्स निकालने का प्रूफ तो इसी में से निकल जाएगा। क्योंकि हमने क्या सीखा था, कोई भी वेक्टर का अगर नेगेटिव कर दें तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, सीखा था। तो वेक्टर पी क्यू के आगे वेक्टर पी क्यू जो होगा, वेक्टर क्यू पी का नेगेटिव होगा। क्योंकि पी से क्यू जाना और क्यू से पी जाना एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं बताओ, है ना। अभी मैं यहाँ से श्याम मंदिर जाऊं और श्याम मंदिर से वापस ही आऊं, तो एग्जैक्टली उल्टे रास्ते मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जाऊंगा सीधा, तो मैं लेफ्ट घूमूंगा और फिर मैं लेफ्ट सीधा सीधा जाऊंगा, श्याम मंदिर आ जाएगा। अब श्याम मंदिर से यहाँ का अप्रोच करो सीधा सीधा, और अब मैं राइट घूमूंगा, तो जिस मोड़ पे मैं लेफ्ट घुमा था अब उस मोड़ पे मुझे राइट घूमना होगा, तो एग्जैक्ट अपोजिट फुट स्टेप्स होंगे मेरे, समझ गए। तो पी से क्यू जाना और क्यू से पी जाना एक दूसरे का उल्टा है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा कि वेक्टर पी क्यू वेक्टर क्यू पी का नेगेटिव है, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं वेक्टर क्यू पी वेक्टर पी क्यू का नेगेटिव है। अब नेगेटिव जब मैं लगाता हूं तो इसका मतलब मुझे क्यूपी पे नेगेटिव लगाना है, इस पे नेगेटिव लगाना है, इस पे जब मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। तो माइनस ऑफ x1 माइनस x2 यही होता है, माइनस ऑफ y1 माइनस y2 यही होता है, एंड माइनस ऑफ z1 माइनस z2 यही होता है। भाई कहने का मतलब है, अगर मैं क्यूपी पे नेगेटिव लगाऊं तो मैं पीक्यू बन जाऊंगा ना। अगर मैं वेक्टर क्यूपी का नेगेटिव करूंगा मैं वेक्टर पीक्यू बनूंगा। अब इनके नेगेटिव करके देख लो, स्केलर कंपोनेंट्स वही वाले आ रहे हैं जो पीक्यू के हैं। तो एक बार बस आप इनमें से कोई भी एक पार्ट सीख लो तो दूसरा तो उसका नेगेटिव है, उसको उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी एक पार्ट समझ लेंगे हम डायग्रामेटिकली, जैसे अपन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लो डायग्रामेटिकली समझा, उसी तरीके से इसको। अच्छा वन मोर थिंग, अगर आपको वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू पी की लेंथ के बारे में बात करी जाए, है ना, ऑल्सो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, ये भी मैग्नीट्यूड है उसकी लेंथ, या फिर तीसरे शब्दों में सिंपल सी बात करें तो लेंथ ऑफ पी क्यू, या फिर ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। वो अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे हम निकालते थे इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, ऐसे निकालते थे। तो इसका निकालो या इसका निकालो सेम आएगा नहीं आएगा, सोचो जरा। अगर मैं ये काम इधर करूं ऐसे, 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 और मैं काम ये इधर करूं ऐसे, 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 तो मुझे बताओ, सपोज करो 5 है, ये 3 है, और ये 3 है, और ये 5 है, तो 5 माइनस 3 क्या होता है 2। तो 2 का स्क्वायर है, 3 माइनस 5 क्या होता है -2, -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। तो कहने का मतलब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें, सेम आएगा ना मैथमेटिकली, आएगा नहीं आएगा, उसी का ही तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप जैसे वेक्टर पी क्यू डिफाइन करें, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर बनाना है आपको, पी से क्यू बना दिया आपने, चाहे आप पी से क्यू बनाओ चाहे आप क्यू से पी बनाओ, वेक्टर तो दो अलग अलग बनेंगे लेकिन उनकी लेंथ एक ही बनेगी, उनका मैग्नीट्यूड सेम बनेगा, और वो मैग्नीट्यूड इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। उस मैग्नीट्यूड को हम चार बातों से बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर पी क्यू, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्यू पी, लेंथ ऑफ पी क्यू। अब मैं जब लेंथ ऑफ पी क्यू कह रहा हूं तो पी क्यू वहां पे लाइन सेगमेंट है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, वो भी एक ही बात है, समझ गए, क्लियर। चलते हैं आगे। तो ये वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स एक इजी सा टॉपिक था। अच्छा इसका प्रूफ नहीं है क्या, नहीं इसका प्रूफ बुक में तो है, हमने शायद इसमें डिनोट नहीं किया। चलो तो रफली समझो, फिर आप चाहो तो नोट्स में नोट डाउन कर लेना, देखो इधर देखो स्क्रीन। लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन है ना, ये है हमारा पी, ये हमारा क्यू, ओके, क्यू पी। कोऑर्डिनेट्स भी वही रख लेते हैं जो अपन ने भी स्क्रीन पे लिखे थे नोट्स में, x1 y1 z1, और यहाँ पे x2 y2 z2, x2 y2 z2। ठीक है, तो अब अगर मैं, ये ओरिजिन है, ठीक है बेटा, मैंने कहा वेक्टर पी क्यू बना दो,
तो वेक्टर पी क्यू ऐसे बनाओगे, पी से क्यू की तरफ जाते हुए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाओगे, यही वेक्टर पी क्यू कहलाएगा, वेक्टर पी क्यू। किसी ने कहा वेक्टर पी क्यू की कंपोनेंट फॉर्म बताओ। तो वेक्टर पी क्यू की कंपोनेंट फॉर्म के लिए आपको वेक्टर ओपी और वेक्टर ओ क्यू की कंपोनेंट फॉर्म चाहिए होगी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या कहलाएगा, वेक्टर ओपी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या कहलाएगा बेटा, वेक्टर ओपी। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू क्या कहलाएगा, वेक्टर ओ क्यू। ये भी एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर। इन दोनों की कंपोनेंट फॉर्म निकालते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म तो हमने सीखा है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वही उसके उसकी कंपोनेंट फॉर्म के स्केलर कंपोनेंट्स माने जाते हैं। यानी वेक्टर ओपी की जो कंपोनेंट फॉर्म होगी वो यही होगी, एक्स वन आई कैप होगी बेटा, प्लस वाई वन जे कैप प्लस जी वन के कैप, यही होगी। और वेक्टर जो ओ क्यू है उसकी कंपोनेंट फॉर्म यहाँ लिख देते हैं, वो क्या होगी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सीखा है ना बेटा अनुष्का, कि स्पेस में अगर एक पॉइंट है, उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाए, उस पोजीशन वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म चाहिए हो, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही उसके उसके कंपोनेंट फॉर्म में स्केलर कंपोनेंट्स का काम करेंगे, और डायरेक्शन तो आई कैप जे कैप के कैप बनी जाती है। तो सिमिलरली अगर वेक्टर ओ क्यू की कंपोनेंट फॉर्म की बात करी जाए, तो क्या क्या बनती है, वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप एंड जेड टू के कैप। फाइन, कोई डाउट नहीं आता। अब आप आ जाओ, ट्राइंगल लो। देखो इधर स्क्रीन, आपको पी से लेके क्यू का डेफिनेशन चाहिए। तो यहां से देखो ध्यान से, मैं ओ से पी जाऊं और मैं पी से क्यू जाऊं, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ओ से क्यू जाना होगा नहीं होगा। एडिशन लो, ट्राइंगल लो। भाई ये ट्राइंगल की थर्ड साइड बनती है नहीं बनती है, बनती है ना। तो मैं अभी अभी ट्राइंगल लो हाल ही में पढ़ के आया हूँ, तो मुझे इस चीज में दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही है सर, कि मैं ओ से लेके पी जाऊं और फिर मैं पी से लेके क्यू जाऊं। बोले तो मैं डायरेक्ट ओ से क्यू चला जाता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर ये है। अब यहाँ से वेक्टर पी क्यू चाहिए मुझे, मेरे टास्क है। तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकालूंगा, उसको उधर ले जाऊं, वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। अब ओ क्यू वैक्टर ये रहा, क्या है बोलो, प्लस जी टू के कैप माइनस वेक्टर ओपी ये रहा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जी वन के कैप। डन। अब माइनस करना, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सीखा है ना, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सीखा है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उन्हीं के स्केलर कंपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन। तो एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स आई कैप, एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन टाइम्स जे कैप एंड जी टू माइनस जी वन टाइम्स के कैप। दैट्स इट। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है नोट्स में, अभी प्रूफ हो गया, वेरी इजी। ठीक है, तो वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स में सिंपल सा लॉजिक है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, खत्म कहानी। बस टर्मिनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, उस पर फोकस करना पड़ेगा, पी क्यू है या क्यू पी है। हाँ बोलो। ये क्या, ये तो वेक्टर है बेटा। हाँ, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी जो मैग्नीट्यूड आएगी। और अभी मैं इस फॉर्म में इसको छोड़ दूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें स्केलर कंपोनेंट्स भी हैं और डायरेक्शन भी आई कैप जे। इसका मतलब होगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन जो भी वैल्यू आएगी, जैसे थ्री आ गई, तो एक्स एक्सिस की तरफ 3 कदम, ठीक है, फिर वहां से वाई एक्सिस की तरफ इतने कदम, फिर वहां से जेड एक्सिस की तरफ इतने कदम करके जो एक डायरेक्शन डिफाइन हो रही है, उस डायरेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चलें आगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी, तो सेक्शन फॉर्मूला अपन क्लास 11th में डिस्कस करके आए। 10th में सेक्शन फॉर्मूला बस एक जस्ट, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब था कि एक लाइन को एक पॉइंट काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो उसको किस रेशियो में इंटरसेक्ट करें, वो अगर गिवन है, लाइक m/n अगर आपको गिवन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, बशर्ते ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और बी के भी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। और सेक्शन फॉर्मूला को अपन क्लास 10th और 11th दोनों में लाइन सेगमेंट के लिहाज से पढ़ के हैं। एक लाइन सेगमेंट है, अभी क्या है हमारे पास, वेक्टर है, तो वेक्टर इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। तो जब वहां पे एप्लीकेबल है तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है,
तो बस डिफरेंस ये है कि टेंथ में हमने केवल इतना ही सेक्शन फॉर्मूला सीखा था, इवन उसमें रेशियो भी हम M1:M2 लेते थे, याद करो टेंथ में तो, है ना। फिर 11th में आते ही हमने रेशियो का नाम थोड़ा M:N की तरह सीखना शुरू किया, एंड प्लस एक चीज और सीखी कि ये पॉइंट P जो है AB के अंदर ला कर रहा है तो उसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, और अगर इसके एक्सटेंशन पे कहीं यहाँ पे या वहाँ पे प्रोड्यूस्ड जो लाइन सेगमेंट है उस पर ला करता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम 11th में वो काम करके आ चुके हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन ये काम करके आ चुके हैं। तो करके आ चुके हैं तो फिर एक तरीके से क्लास 12th में तो वो काम हमको ऑलरेडी आता है। आता है तो बस अब अपने को क्या करना है, 11th से 12th में शिफ्ट करते टाइम बस लाइन सेगमेंट से वेक्टर में शिफ्ट करना है, दैट्स इट। ओके ना। चलो, तो क्या कह रहा है देखना ध्यान से, एक बार पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इंटरनल डिवीजन आ गया सबसे पहले, इंटरनल सीख जाओगे तो एक्सटर्नल भी सीख जाओगे, राइट। मान लो वेक्टर ए, स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर रहा है, वेक्टर बी जो है स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। या फिर आप वेक्टर पी, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी भी कह सकते हो चाहो तो, और क्यू का क्या आप कह सकते हो, वेक्टर ओ क्यू भी कह सकते हो, लेकिन वो लिखने में थोड़ा हैक्टिक लगे इसलिए सिंगल लेटर में डिनोट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इन ए 3D स्पेस। और एक पॉइंट और है उस पी और क्यू के बीच में, इंटरनल की बात हो रही है तो बीच में ही होगा उनके कहीं, और एक्सटर्नल में वो एक्सटेंशन पे होता है। तो पी जो वेक्टर आर, कौन सा पॉइंट ले लिया इन्होंने फिर, वेक्टर पॉइंट आर। पॉइंट आर वो पॉइंट है जो पी से क्यू की तरफ आते हुए वेक्टर वेक्टर पी क्यू को इंटरनली इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। स्पेस में पी ये रहा, स्पेस में क्यू ये रहा। तो पी से क्यू की तरफ आता हुआ एक वेक्टर होगा नहीं होगा, जिसको अपन वेक्टर पी क्यू कहेंगे। इस पी क्यू वेक्टर के अंदर कहीं आर है जो इसको M:N में डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है आर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर स्मॉल ए से डिनोट करा दिया गया है, वेक्टर क्यू के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर डी से डिनोट करा दिया गया है, और जो पॉइंट आर है उसका भी तो कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, तो उसको स्मॉल लेटर आर से डिनोट करा दिया गया। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं आता। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है देखते हैं। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर, अब वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो बीच वाला आर, उसका पोजीशन वेक्टर अगर आपको निकालना है, यानी कि स्मॉल लेटर आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो कुछ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब एक बार के लिए फॉर्मूला तो ये है, अब इस पूरे बात को फिर अपन अभी डायग्रामेटिकली देखते हैं ना। क्या है, एम बी वैक्टर प्लस M × B वैक्टर प्लस N × A वैक्टर डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज, दैट मीन्स M+N। ठीक है, अब ये पूरी बात को अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो बच्चों, बहुत ही सरल सी चीज है, आप छोड़ दो सब कुछ, आप तो मुझे एक चीज बताओ, 11th क्लास में आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ के आए हो, पढ़ के आए सब लोग। लेट्स से ये है पी क्यू और ये है आर, डन, कोई डाउट नहीं है। और ये है रेशियो M:1, ये है रेशियो M:1। अब अगर पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो M को Q के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, और N को P के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस M+N करते थे। ये काम तो हम करके आए, 2 साल से कर रहे हैं, करके आए ना बेटा। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, 11th में फिर जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया, जेड कोऑर्डिनेट चाहिए तो जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो काम करते थे अपन, ये काम करते थे। अब क्या करेंगे इस साल, इस साल वेक्टर्स में सीख रहे हैं ना अपन। तो पिछली बार पॉइंट पी के और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, और पॉइंट आर के भी कोऑर्डिनेट्स जाता था। सुनो, पहले क्या होता था, पॉइंट पी के रेशियो ऑफ डिवीजन तो हर बार ही होता है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। ठीक है, पहले इसके अलावा एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो आर है उसके भी कोऑर्डिनेट्स मांगे जाते थे, राइट। अब क्या करेगा, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू जो एंड पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होंगे, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। क्या होगा उसका, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 8, 9। उससे कुछ इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए तौर पे मान लेते हैं अपन एक बार, अभी मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0, -2। तो ये दो बातें गिवन होती थी, रेशियो गिवन होता ही था, और मैं ये बात निकालता था। अब क्या होगा इस साल, क्या चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कनेक्ट होकर वेक्टर ओपी जिसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कहेंगे, ओरिजिन से कनेक्ट होकर वेक्टर ओ क्यू जिसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू कहेंगे, और पॉइंट ऑफ डिवीजन जो आर है उसको भी ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो उसको वेक्टर ओ आर कहेंगे। तो इस वाले वेक्टर को उन्होंने वेक्टर ए का नाम दे दिया, इसको वेक्टर बी का नाम दे दिया, इसको वेक्टर आर का नाम दे दिया। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2,
इनका जब वेक्टर बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, वेक्टर क्या बनेगा, 2i कैप 3j कैप, क्योंकि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट से ही आप स्केलर कंपोनेंट्स को उठाओ और वेक्टर बना दो। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 9k कैप। और जो मैं आंसर निकालता था वो भी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालता था, अभी आंसर भी मैं वेक्टर सिस्टम में निकाल दूंगा। आई कैप, 1i कैप है ना, तो आई कैप, और 0j कैप, तो जो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, -2k कैप। यानी कि आज की तारीख में ये और ये गिवन होंगे, ये निकालना होगा। पहले कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन, पहले कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स खेलते थे अपन, अभी वेक्टर वेक्टर खेलते हैं। पहले कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो बीच वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए रहते थे। अभी आपको वेक्टर वेक्टर गिवन है तो आपको बीच वाले जो पॉइंट है उसका भी पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, तो इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर ही चाहिए होगा, बशर्ते रेशियो भी गिवन होना चाहिए। अब ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। और फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, क्या, ये आर के भी पोजीशन वेक्टर दे दे और रेशियो पूछ ले। जैसे पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछ लेता था तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, और पॉइंट ऑफ डिवीजन दे देता था साथ में रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ लेता था तो वो उल्टा क्वेश्चन हो जाता था। या फिर ऐसे भी कर देता था, याद करो कि दोनों ही दे दिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दिया, रेशियो ऑफ डिवीजन दे दिया, पी और क्यू में से कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग कर देता था एंड पॉइंट्स के, तो वो भी क्वेश्चन बनता था वहां पे, वो अभी भी बनेगा। तो इस बार कैसे बनेगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर दे देगा, किसी भी एक एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे देगा, दूसरे एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिसिंग कर देगा और पूछेगा कि बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और रेशियो ऑफ डिवीजन भी दे देगा। समझ गए, क्लियर। अब सर वो फॉर्मूला कैसे बना, तो देखो पहले क्या करते थे, इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ये जो भी एग्जाम्पल्स हमने लिए, या फिर चलो एक बार इसको पहले क्या करते थे, ध्यान से सुनो। एम को जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है फॉर एग्जांपल, तो एम को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, एन को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे और सम ऑफ रेशियो डिवाइड करते थे। फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट से काम कर देते थे, और जेड कोऑर्डिनेट निकालना तो जेड कोऑर्डिनेट से काम, उससे आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे। अभी वेक्टर्स वेक्टर खेल रहे हैं ना अपन, तो अपन क्या करेंगे, एम को इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन को इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियो। तो उससे ये वाला वेक्टर जो बीच वाला आया था वो आ जाएगा आई कैप -2k कैप, ये पूरा वेक्टर आ जाएगा। देखो पहले आप एक बार में एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालते थे, एक बार में वाई कोऑर्डिनेट ही निकालते थे, एक बार में आप जेड कोऑर्डिनेट ही निकालते थे। अब भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों एक साथ ही बता देगा, बताएगा ना। अभी मैंने ये वेक्टर लिखा हुआ है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तीनों ही दिख रहे हैं ना, इसमें भी तीनों ही दिख रहे हैं ना। तो जब मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर बनेगा, इसमें भी इस पॉइंट के कोड जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके एक्स वाई जेड तीनों ही कंपोनेंट्स, तीनों स्केलर कंपोनेंट्स एक ही बार में दिख रहे होंगे। दैट मीन्स वेक्टर अलजेब्रा में 3 बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप वेक्टर से पूरे से ही स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अभी करना सीखा, ये डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, समझे। ठीक है, तो ये m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, दैट मीन्स m प्लस n। समझ आया, बोलो, हाँ बोलो। यस, ये रेशियो होगा तो कोई स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, ये स्केलर वैल्यूज होंगी, जैसे 2:1 3:7। तो एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हाल ही में सीखा है हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, फिर ये सम ऑफ रेशियो ये भी वैल्यूज होंगी, तो फिर इस वेक्टर का जो सम आएगा उस सम को फिर इससे भी डिवाइड करना है, और डिवाइड करना भी सिखाइए। डिवाइड, स्केलर डिवीजन तो पॉसिबल है ना, वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। स्केलर डिवीजन का मतलब क्या है, जैसे 2 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया। और जो आंसर आएगा, ये इस चीज का जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा, मानते हो, तो वेक्टर होगा तो वो किस, कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, वो उस आर पॉइंट के, आर पॉइंट जो स्पेस में लगा हुआ है पॉइंट ऑफ डिवीजन उसका पोजीशन वेक्टर होगा। और उसके पोजीशन वेक्टर को या तो मैं वेक्टर ओ आर से डिनोट करूं, या फिर भी स्मॉल लेटर आर से भी इसको डिनोट किया हुआ है, तो इससे भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला जब जब चलता है तो उसका पर्टिकुलर केस यानी मिड पॉइंट केस भी साथ साथ चलता है, हमेशा चला है, 10th में भी चला और 9th में भी चला। तो पर्टिकुलर केस क्या होता है कि जब रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए, यानी कि, या फिर दूसरे शब्दों में कहें, आर जो है वेक्टर पी क्यू का मिड पॉइंट बन जाए, लाइन सेगमेंट पी क्यू कह दो या वेक्टर पी क्यू कर दें, उसका क्या बन जाए, एग्जैक्टली मिड, यानी ये वाली बात कहते हैं या ये वाली बात कहते हैं, इट इज द वन एंड द सेम थिंग, है ना। तो वहां पे अपन कैसे अप्लाई करेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे अप्लाई करके बताया अभी ये पिक्चुरली, ठीक है। देखो क्या करूंगा मैं, उस फॉर्मूला में आओ,
एम और एन की वैल्यू वन वन डाल दो, वन 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 वन। तो वन इंटू बी वैक्टर, वन इंटू ए वैक्टर, वन प्लस वन टू। खत्म कहानी। यानी कि दोनों को जोड़ के आधा करना है, एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज। वेक्टर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू या वेक्टर बी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। तो पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए से मार्क किया हुआ है, क्यू का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी से मार्क किया हुआ है, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी वन है, इसकी वैल्यू भी वन है। आपको वेक्टर आर चाहिए, इन दोनों वेक्टर को जोड़ो और डिवाइडेड बाय टू करो। ए प्लस बी डिवाइड, वेरी इजी। तो इंटरनल डिवीजन तो हो गया, शायद कोई दिक्कत है नहीं। एक्सटर्नल पे आ जाए। सेकेंड पॉइंट इज एक्सटर्नल डिवीजन बाय अ पॉइंट। अब एक पॉइंट से एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है, पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग सरल सा है कि अब की बार जो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो उस वेक्टर के अंदर कहीं नहीं है, उसके एक्सटेंशन पे है, इधर या फिर इधर। ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग। ठीक है, क्या कहता है? लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। इसका पोजिशन वेक्टर ये, इसका पोजिशन वेक्टर ये। आपको अगर ये ए और बी से नहीं समझ आया तो फिर आप ये भी लिख सकते हो, वेक्टर ओपी एंड वेक्टर ओ क्यू, जैसा अपन नोटेशन करते हैं ना। फिर एम इंटू वेक्टर ओ क्यू होगा और एन इंटू वेक्टर ओपी होगा। ठीक है, ये सब याद रखना चाहो। ठीक है, इन थ्री डी स्पेस। और आर वही पॉइंट है जो उनके बीच में नहीं, उनके पी क्यू को वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, तो उनके बीच में नहीं आ रहा, उनके एक्सटेंशन पे आ रहा है। और उस पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है उसको स्मॉल लेटर आर से भी डिनोट कर दिया है इन्होंने, है ना। और रेशियो वही एम एस टू, यानी कि सब कुछ सेम है। पूरा का पूरा ये पार्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बस इंटरनली की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नली, बाकी सब सेम है। तो अब जब मैं यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखो, जब अपन इंटरनल डिवीजन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं तो एक दिक्कत जरूर आती है। दिक्कत तो क्या आती है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो जाती है। जैसे मान लो ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, और चलो पहले इंटरनल डिवीजन लेते हैं। तो जब आर बीच में था और ये एम इज टू एन था, तो इसका मतलब यही था, पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू एम बाई एन। ये सुनो, इसका मतलब यही था क्या? पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इक्वल टू रेशियो एम बाई एन। ठीक है, तो कुल मिला के जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो तो दोनों में रहेगा, और जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यही होगा। अब ये का यही काम एक्सटर्नल डिवीजन में होगा, सेम एग्जैक्ट। क्या कहा मैंने? ये का यही काम क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन में होगा, कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो तो दोनों में रहना चाहिए, और एक एक एंड पॉइंट दोनों को अलग अलग मिल जाने चाहिए। ठीक है, कैसे? सपोज करो, अब जब एक्सटेंशन की बात होती है तो दो केस इसलिए बनते हैं कि हो सकता है कि पी की तरफ से एक्सटेंशन हो सकता है क्यू की तरफ से। तो लेट से एक बार के लिए मान लेता हूँ पी की तरफ से एक्सटेंशन, राइट। तो एक्सटेंशन करके आर यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये एम इज टू एन इस डायग्राम में कहाँ छुपा हुआ है? तो मैंने क्या कहा, वही सेम रखना, पी आर बाई क्यू आर इक्वल टू एम बाई एन। सेम रखना, जो इंटरनल डिवीजन में रख रहे थे वही रखना, या यूं कहूं जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो दोनों में होगा, और एक एक एंड पॉइंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी पी आर की वैल्यू एम है, पी से लेके आर का है ये रहा, इसकी वैल्यू एम है, यस और नो। और क्यू आर की वैल्यू क्या है, एन। क्यू से लेके आर ये पूरा वैल्यू एन, यहां से लेके ये हो गया इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसका इससे रेशियो गिवन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन में तो क्या होता है, वो अंदर ही कहीं छुपा हुआ है, मान लो ये आर हो ये होता, तो इसका इससे, इसका इससे, वो इजी है देखना। बट एक्सटर्नल डिवीजन में एक्चुअली डिवीजन कैसे हो रहा है और किसका किससे, किस लेंथ का किस लेंथ से रेशियो गिवन है वो समझना है। अब आप यहाँ पे देखो, एम बड़ा है या एन बड़ा है? एन बड़ा है, एम छोटा है। दैट मीन्स अगर ये पी जो था वो इनिशियल पॉइंट था और क्यू जा तो क्यू वो टर्मिनल पॉइंट था, यानी कि इनिशियल पॉइंट से अगर एक्सटेंशन किया जाए तो उस केस में एम छोटा होता है और एन बड़ा होता है। ये सेकेंड वाला केस लिया है पहले हमने, एम लेस देन एन। और इन केस अगर मान लो, इसी डायग्राम में थोड़ा सा समझा देते हैं, मान लो कि क्यू की तरफ से एक्सटेंशन होता, किसकी तरफ से होता, क्यू की तरफ से, लाइक दिस, और ये आर यहां होता। तो अब पी आर, पी से लेके आर एम है, तो यानी पी से लेके आर एम ये एम होता, ग्रीन वाला केस देखो। और क्यू से लेके आर क्या होता है, एन, तो ये एन होता। तो अब की बार एम बड़ा होता और एन छोटा होता, पहले एम छोटा और एन बड़ा। तो जो ग्रीन वाला केस है वो फर्स्ट केस है जिसमें एम ग्रेटर देन एन, और जो ये वाला केस है वो ये। तो यानी कि इनिशियल पॉइंट अगर से अगर एक्सटेंशन हो
तो वो रेशियो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि m छोटा होगा और n बड़ा होगा ना, m छोटा n बड़ा, जैसे 1/2 2/3। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। और अगर टर्मिनल पॉइंट की तरफ से एक्सटेंशन हो तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा। और डायग्रामेटिकली समझ में तो आ गया ना एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर कह दे कि पॉइंट आर तो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, कहाँ गया, ये रहा। पॉइंट आर तो क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है। पॉइंट पी और क्यू एंड पॉइंट से, ये तीन बातें आपको कह दे, तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो आपको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार एक एंड पॉइंट के साथ इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को लेना है, दूसरा एंड पॉइंट के साथ उस पॉइंट ऑफ सेम पॉइंट ऑफ डिवीजन को लेना है, और आपको एक रेशियो क्रिएट करना है, पी से लेके आर पी आर, क्यू से लेके आर क्यू आर इक्वल टू एम बाई एन। यही रेशियो होगा, चाहे से इंटरनल डिवीजन हो चाहे से एक्सटर्नल डिवीजन हो। बस इंटरनल का डायग्राम कुछ अलग बन जाएगा और एक्सटर्नल का डायग्राम अभी जो मैंने दो केस लिए उसमें से कुछ कोई एक बन जाएगा। ओके। एंड एक्सटर्नल डिवीजन में ये भी इस तरीके के भी दो केस बनेंगे कि एक्सटेंशन कहाँ से है, पी से लेके पी से है या क्यू से। कई बार रेशियो बताता है, मान लो m बाई एन प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो आपको पता करना है कि अब एक्सटेंशन कहाँ से, प्रॉपर है तो फिर इनिशियल से है। और मान लो m बाई एन इम्प्रॉपर है, जिसमें मैंने कहा रेशियो था 2:3, तो प्रॉपर है ना, तो प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने कहा कि नहीं नहीं, रेशियो ऑफ डिवीजन है 5/3, 5/3 तो फिर इम्प्रॉपर हो गया, तो अब की बार आपको टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इस वाले सेक्शन में डायग्राम भी बनाना है। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे, तो आप डायग्राम बनाएंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन में आप एक्सटेंशन इधर की साइड करता हुआ बनाएंगे या इधर की साइड करता हुआ बनाएंगे, वो आपको सोचना पड़ेगा। अब सपोज करो आपने तुक्का मार के इधर की साइड बना दिया, लग गया तो तुक्का ठीक है, नहीं लगा तो फिर आप सही तो कर दोगे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सही नहीं करोगे, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पे मतलब वो वहां पे जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टेड रहेगी, आप मिटाओगे करोगे काटा पीटी करोगे जो भी करोगे। तो इससे बचने के लिए, तो टाइम बचाने के लिए प्लस वहां पे करेक्शंस कम से कम हो, इससे बचने के लिए हमको पहले ही पता होना चाहिए कि इधर से बढ़ाना है कि इधर से बढ़ाना है। तो कैसे पता चलेगा, रेशियो से पता चलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर। ठीक है, चलो आप, तो केस नंबर 1 व्हेन m इज ग्रेटर देन n, तो इन्होंने पहले टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन वाला केस ले लिया है। मतलब इस नोट्स के अंदर पहले वाला केस है जो हमने अभी सेकंड वाले में डिस्कस किया, ग्रीन वाला जो था। ठीक है, देखो इधर देखो, पी क्यू वैक्टर जो ओरिजिनल है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, क्यू से मैंने एक्सटेंशन कर दिया टर्मिनल पॉइंट्स, आ रहा गया। अब अगर मेरे को कह रखा है कि m/n रेशियो है, तो p से लेके आर जाऊंगा एक बार, एक एंड पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन, फिर क्यू से लेके आ जाऊंगा दूसरी बार, दूसरा एंड पॉइंट से वही पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये रेशियो m है और ये रेशियो n है, एंड यू कैन क्लियरली सी कि m बड़ा है और n छोटा है, m ग्रेटर देन n। ठीक है, इधर आ जाओ, जब m लेस देन n हो तो फिर जो चेंजेस आएंगे वो केवल डायग्राम में आएंगे, जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, केवल डायग्राम में। अब की बार क्या होगा, पी क्यू ये वेक्टर था, पी से क्यू की तरफ जाता हुआ वेक्टर था, एक्सटेंशन मैंने पीछे की साइड से कर दिया। ठीक है, अब पी से लेके आर जाऊंगा और क्यू से लेके आर जाऊंगा, तो देखो पी आर छोटा हो गया, एम छोटा हो गया और क्यू आर बड़ा हो गया। तो केवल डायग्राम में डिफरेंस आ रहा है, फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला आज भी वही है। अच्छा, फॉर्मूला चेंजेस क्या है, इंटरनल से एक्सटर्नल आते टाइम जो फॉर्मूला चेंजेस है, बस दैट्स इट, वही फॉर्मूला चेंजेस है। जो यहाँ पे प्लस होता था वो यहाँ पे माइनस है। अच्छा, इस फॉर्मूले का प्रूफ बेटा 11th में दे चुके हैं, और इवन 10th में भी दे देता हूँ मैं, तो आपको आपको अगर याद हो तो मैंने तो 10th में भी दिया था। वहां पे तो वो बच्चों वो फॉर्मूला बच्चों के किसी भी काम, मतलब उसका प्रूफ किसी भी काम का नहीं होता, वहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। तो फिर भी मैंने तो 10th में भी दिया था ना, 11th में भी दिया था। तो इफ यू वांट, इसको ट्रायंगल सिमिलैरिटी से सॉल्व करते हैं इसके प्रूफ को, ट्रायंगल सिमिलैरिटी से फिर साइड्स प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हैं। तो उसका प्रूफ आप चाहो तो 11th क्लास की वीडियो से देखो, आपको नहीं मिले तो मुझसे मांग लो अगर आपको चाहिए प्रूफ, नहीं तो फॉर्मूला याद रखो और आपके सॉल्यूशन पार्ट तो हो ही जाना है। प्लस प्लस लग जाएगा इंटरनल डिवीजन में है, और माइनस माइनस लग जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में। और जो एक्सटर्नल डिवीजन के भी दो केस बचे, एक बार इनिशियल टर्मिनल पॉइंट, एक बार इनिशियल पॉइंट, उसके अंदर फॉर्मूला चेंजेस नहीं होगा, फॉर्मूला कॉमन रहेगा दोनों। बस फॉर्मूला चेंजेस इंटरनल से एक्सटर्नल या एक्सटर्नल से इंटरनल में ही होगा। सो दैट इज इट, ये हमारे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला खत्म होता है, साथ में एक्सरसाइज नंबर 10.2 का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो दो तरीके के वेक्टर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वो आपके तीसरी चौथी एक्सरसाइज के पार्ट एंड पार्सल हैं। सो होपफुली सारा ही पार्ट हो गया है, आप एक बार थोरोली चेक कर लो, 10.2 का कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर बचा हो तो वी कैन डिस्कस इट, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट। ये आपको हो गया
सेक्शन फॉर्मूला, केस 1 केस 2, ठीक है। और उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप एक बार सारे अपने आप देखें एंड द नेक्स्ट थिंग जो है वो एक्सरसाइज 10.2 सामने आ रही है, जो अपन कल से स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब 10.2 का 3 क्लासेस में इंट्रोडक्शन हुआ है ना। तो पिछले 3 दिन से हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, राइट। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कल जब अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना। तो आप एग्जाम्पल्स देख के आओ ताकि कल थोड़ा सा एक्सरसाइज में अपन कंफर्टेबल जाए, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, देखो वेक्टर अलजेब्रा पूरा ही चैप्टर बड़ा आसान है। अगर आपने ये 3 इंट्रोडक्टरी क्लासेस नहीं लिए होते और डायरेक्ट कोई सपोज करो आप 3 दिन एब्सेंट होते हैं, कोई बच्चा 3 दिन एब्सेंट है और चौथे क्लास में सीधे ही इस एक्सरसाइज में आया ना, तो भी जो टीचर बता रहा है ना एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल सी बातें हैं, प्लस माइनस गुणा भाग के क्वेश्चन हैं, सरल से। बट द पॉइंट इज दैट कि जो हम कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। एक तो होता है क्वेश्चन देख देख के रट लेना कि अच्छा इसमें तो ये होता है, और एक होता है उसके पीछे की बेसिक्स भी आपको पता होना। तो अभी जो अपने 3 क्लासेस इन्वेस्ट करिए वो आपको बेसिक्स वाइज स्ट्रॉन्ग करेगी, जो कि अल्टीमेटली नेक्स्ट चैप्टर 3D में कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा उसका, ठीक है। चलो जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।